हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और नए केमिकल स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जब भी हम किसी शेयर में निवेश करते हैं तो शेयर के हर पहलू को हमें देखना चाहिए। मसलन कंपनी क्या करती है, कहाँ करती है, कितना एक्सपोर्ट करती है, विदेश से उसका कितना रेवेन्यू आता है, उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका टेक्निकल कैसा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, इस समय किस सेक्टर में काम करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों को ध्यान देंगे तो आप मार्केट से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अगर आप बिना इनका ध्यान दिए फोमो बाइंग कर लेते हैं तो मार्केट से आप निराश होंगे और आपका स्वयं का पैसा यहाँ पे डूब सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इनकी पूरी बारीकी, एक एक चीज़, एक एक पहलू से मैं आपको अवगत कराऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो कि प्लेलिस्ट में ऐसे भी वीडियो पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में अगर आप बिना स्टडी किए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप कंगाल भी हो सकते हैं। अगर आप स्टडी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे माला माल भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पूरे देश की इकोनॉमी मार्केट पे ही टिकी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पैसा वही लोग डुबाते हैं जो कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या करती है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी 1984 में स्थापित हुई थी और ये स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी मुख्यतः बेंजीन के डेरिवेटिव्स का निर्माण करती है, जिसमें आपके नाम आते हैं नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, पीडीएज, नाइट्रोटाइलिन वैल्यू चेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, यह कंपनी 20+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके हैं और यहाँ पे 100+ प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चर करते हैं और इनके 700+ डोमेस्टिक कस्टमर हैं, जबकि 400+ एक्सपोर्ट कस्टमर हैं। और ये 60 कंट्रीज में अपने एक्सपोर्ट को करते हैं, जहाँ पे इनका मेजर प्रेजेंस यूएसए में है, यूरोप में है, जापान में है। और आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्यतः एक्सपोर्ट पे आधारित कंपनी है। जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट पर आधारित होती हैं उनके साथ थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है कि अगर जियोपॉलिटिकल फेवर उनके पक्ष में नहीं है तो ऐसी कंपनियों में गिरावट तेज होता है। और आरती इंडस्ट्रीज इस समय इन्हीं सब जियोग्राफिकल चीज़ों का शिकार है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो स्पेशल केमिकल के क्षेत्र में ये बेंजीन, टॉलिन, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, मेथनॉल, एनिलीन, सल्फर इनका मैन्युफैक्चर करते हैं। वहीं पे फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में देखें तो ये एपीआई बनाते हैं, इंटरमीडिएट्स, जेंथिन डेरिवेटिव्स, सीडीएमओ का निर्माण करते हैं। और इनके यूजर इंडस्ट्री को देखें कि इनके जो केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल एपीआई हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये यूज होते हैं पॉलीमर्स एंड एडेसिव में, एग्रोकेमिकल्स में, इंटरमीडिएट डाइज में, पिगमेंट में, पेंट्स में, प्रिंटिंग इंक्स में, फार्मा इंटरमीडिएट में, फ्यूल में, एडिटिव में, रबड़ केमिकल्स में, रेजिन्स में,
यहाँ पे जो है इनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये निर्माण करते हैं और वो इंडस्ट्री काफ़ी अब्रॉड है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। इनके क्लाइंट्स को देखें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पॉलीमर्स एंड एडिसिव के क्लाइंट्स को देखें तो इसमें बीएसएफ का नाम है, सोजिट का नाम है, साल्वे का नाम है, टाइजिन का नाम है, टोरे का नाम है, ड्यूफॉन्ट का नाम है, सेविया का नाम है, डिक का नाम है। और वही पिगमेंट एंड प्रिंटिंग लिंक्स एंड डाइज के कस्टमर को देखें तो इसमें हंट्समैन, क्लैरियंट, अतुल, एकोरमा, सन केमिकल, सुदर्शन और एग्रो इंटरमीडिएट एंड फर्टिलाइजर्स के क्लाइंट को देखें तो इसमें नाम है बायर्स, जो कि बहुत बड़ी जो है एग्रीकल्चर कंपनी है। साइजेंटा का नाम है, यूपीएल ये एक सरकारी कंपनी है, घरदा केमिकल्स, एफएमसी, मक्टेजिम, कोरामंडल, ये सब इसमें इनके क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखा जाए तो ये सेल्स प्रोडक्ट से 89% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अन्य से जो है ये 11% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेगमेंट वाइज इनके रेवेन्यू को देखें तो ये स्पेशलिटी केमिकल से 84% रेवेन्यू जनरेट करते थे, जबकि फार्मास्यूटिकल से जो है ये 16% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इनके जियोग्राफिकल रेवेन्यू को देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 22 में ये एक्सपोर्ट के द्वारा 44% रेवेन्यू जनरेट करते थे। इनके एक्सपोर्ट को देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका से 11%, यूरोप से 11%, चाइना से 5%, जापान से 3% और रेस्ट वर्ल्ड से 11% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनका देख रहे हैं कि 44% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है, इसका मतलब शेष रेवेन्यू इंडिया से आता है। इनके पार्टनरशिप को देखा जाए तो 19 नवंबर 2022 को इन्होंने दीपक फर्टिलाइजर के साथ एक पार्टनरशिप किया है। ये नाइट्रिक एसिड का पार्टनरशिप उनके साथ किए हैं जो कि 8,000 करोड़ रुपए का है। और ये पार्टनरशिप का जो टाइमिंग है वो 20 सालों के लिए है। ये 20 सालों तक दीपक फर्टिलाइजर्स को नाइट्रिक एसिड सप्लाई करेंगे और ये सप्लाई स्टार्ट होने वाली थी 1 अप्रैल 2023 से। वहीं इनके फ्यूचर प्रोडक्ट को देखें तो कंपनी न्यू केमिस्ट्रीज एंड 40+ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स केमिकल्स बाय डूइंग कैपेक्स ऑफ 2,500 to 3,000 करोड़। यानी ये कंपनी जो है 40+ केमिकल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाली है, जिस पे ये 2,500 से लेके 3,000 करोड़ रुपए तक का कैपेक्स कर रहे हैं। और ये पूरा कैपेक्स के लिए ये डेवलप कर रहे हैं 100 एकड़ एरिया को, जो कि झगड़िया में है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये इनका ये 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अगर ये इनका 24 में कंप्लीट हो जाएगा तो जब वहाँ से प्रोडक्शन होगा तो ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो ये इनका एक एपीआई यूनिट है तारापुर में और इंटरमीडिएट यूनिट है वापी में। तो यहाँ पे भी ये अपने प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि अपग्रेड कर रहे हैं। जो वापी की यूनिट है जहाँ पे एसिड बनता है उसे ये अपग्रेड भी कर रहे हैं और एक्सपेंशन का काम भी चल रहा है। और जो झगाड़िया का यूनिट है ये 3rd लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनका फ्यूचर प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे ये अच्छा खासा कैपेक्स कर रहे हैं। जब ये कैपेक्स पूरा होगा तो अचानक इनके रेवेन्यू में उछाल आएगा और इन कंपनी का शेयर प्राइस तेज़ी से इंक्रीज करने लगेगा। फ्रेंड्स, अब अगर इनके फंडामेंटल की बात करें तो इनका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 24,026 करोड़ रुपए का है और ये इस समय 663 के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है।
आरती इंडस्ट्री ने 438 रुपये का लो और 692 रुपये का हाई लगाया है। स्टॉक का पी 55.4 का पी है, जो कि काफ़ी महंगा है। मेरे हिसाब से पी काफ़ी ज़्यादा है, इसका पी 30 का होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा कैपेक्स किया हुआ है, उसकी वजह से इनका पी जो है हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू देखें तो 139 का है, डिविडेंड 0.38% का है, रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4% का है, जो कि एवरेज से कम है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 11.6% का है और इसकी फेस वैल्यू 5 की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था, जिसके कारण इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी कम हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स इनके कैपेक्स को देखा जाए तो इनका कैपेक्स अच्छा खासा है। तो आने वाले दिनों में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी और प्राइस अर्निंग रेशियो और CAGR के बारे में नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां जाके इनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं जिनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। इनके सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 सालों का सेल्स ग्रोथ 12% का रहा है, 5 सालों का सेल्स ग्रोथ भी 12% का रहा है और 3 सालों का सेल्स ग्रोथ 17% का रहा है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी हम लोग को निराश किया है, जो कि नेगेटिव है। किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव होने पे इसकी अर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल में ये नेगेटिव चल रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें सुधार हो। इनके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 15% का रहा, ये काफ़ी कमाल का है। 5 सालों का भी अच्छा रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को निराश किया है। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ की बात की जाए तो ये -26% है, यानी जो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाए हुए हैं उनका पैसा लगभग आधा हो चुका, आधे के आसपास जा चुका होगा। यानी ये अपने इन्वेस्टर को इस समय कंपनी काफ़ी निराश की हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो फ्रेंड्स स्टॉक प्राइस CAGR पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप इसको डिटेल में चेकआउट करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ पे एक बार इसे चेकआउट कर लें तो आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि CAGR क्या होता है। कंपनी का CAGR देखा जाए तो 10 वर्षों में 42% का है, जो कि एकदम कमाल का है। 5 सालों का 14% का है, 3 सालों का 6% का है और 1 सालों का जो है 23% का है। यानी पिछले 1 सालों में कंपनी ने 23% के रेट से इन्वेस्टर का पैसा इंक्रीज किया है। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स का 20% है, 5 ईयर्स का 19% है, 3 ईयर्स का 19% है और लास्ट ईयर का 12% है। यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी के मामले में कंपनी ने इन्वेस्टर को पॉजिटिव में रखा है, यानी यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी की अच्छी मानी जाएगी। अब यदि इनके सेल्स और एक्सपेंस के डेटा को देखें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 4 में 1756 करोड़ रुपए का सेल्स करती थी और इतना सेल्स करने के लिए उसके जो एक्सपेंस थे 1417 करोड़ रुपए के थे। जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 4 में इनके सेल्स डिक्रीज हुए हैं, ये 1655 करोड़ रुपए रह गए, जो कि पहले 1756 करोड़ रुपए थे। और वहीं पे इनके एक्सपेंस को देखें तो ये 1404 करोड़ रुपए हैं। यानी 22 फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 यानी दिसंबर महीने में इनका सेल्स अच्छा खासा हुआ था, जबकि 23 फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में इनका सेल्स डिक्रीजिंग आर्डर में है, जो कंपनी के लिए नेगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात पॉजिटिव है कि इन्होंने अच्छा खासा कैपेक्स कर रखा है, तो आने वाले दिनों में
जब वो कैपेक्स कंप्लीट होगा तो इनके रेवेन्यू और सेल्स में इजाफा हो सकता है। अब यदि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखा जाए तो इस कंपनी में 43.55% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें 10.83% की होल्डिंग रखते हैं। वही म्यूचुअल फंड 7.54% की होल्डिंग रखता है और इंश्योरेंस कंपनी 7.85% की होल्डिंग रखती है, जबकि अदर डीआईज में 0.47% की होल्डिंग है। और वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर के पास अच्छा खासा शेयर है जिनकी होल्डिंग है 29.76%। यानी इसमें एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां अच्छे खासे शेयर को रखे हुए हैं, जो कि कंपनी को शानदार बनाता है। अब यदि इनके दिसंबर 23 का रिजल्ट देखा जाए तो इसने निराश किया है, क्योंकि यहाँ पे 141 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का अनुमान था CNBC TV18 का, जो कि बीट किया है और इन्होंने अपना प्रॉफिट 149 करोड़ रुपए का दिखाया। यानी प्रॉफिट के मामले में इन्होंने अनुमान को बीट किया है, जबकि रेवेन्यू के मामले में इन्होंने निराश किया है। यहाँ पे 1747 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू का अनुमान था, जो कि घटकर 1656 करोड़ रुपया हो चुका है। वहीं पे इनका EBITDA 296 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान था, जो कि 252 करोड़ रुपए का आया है। और मार्जिन देखें तो इनका मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है, 17% का मार्जिन का अनुमान था, जो कि घट के 15.2% रहा है इनका क्वार्टर। यानी इनका क्वार्टरली रिजल्ट अनुमान के बिल्कुल विपरीत रहा है, जिसका असर इनके शेयर प्राइस पे पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इनका हर पॉइंट से इसकी समीक्षा की और ये पाया कि शेयर पहले तो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 55 का वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसका प्राइस अर्निंग 30 का होता तो इसमें इसको फिलहाल में कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन शेयर इस समय काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए अभी हमें फ़िलहाल जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जब इसका प्राइस घट के 500 के आसपास आता है तब हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा जो शेयर की वैल्यू है वो तेज़ी से इंक्रीज होगी। कंपनी में कोई कमी नहीं, इन्होंने अच्छा खासा कैपेक्स कर रखा है, इनका प्रोडक्शन अच्छा खासा है। ये कई इस तरह के स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, API के सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं। इनमें एफआई, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स का भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि कंपनी इस समय काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रही है और इनका दिसंबर 23 का रिजल्ट अनुमान से थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। अगर कंपनी किसी कारण से गिरकर अगर 500 के आसपास हमें मिलती है तो हम लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो लंबे समय में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इनके फंडामेंटल की जानकारी होनी चाहिए। तो हम अपने चैनल में अपने रिटेल भाइयों के लिए जो है इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, ताकि मेरे रिटेल भाई फोमो बाइंग करके शेयर मार्केट में अपने पैसे को डुबाए न, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि शेयर मार्केट जुआ होता है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके पास जानकारी नहीं है उनके लिए ये जुआ है, क्योंकि आपके पास जब जानकारी ही नहीं है तो आप कहीं भी किसी प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ जो कि पूरे कंटेंट बिल्कुल फ्री हैं। आप यहाँ से लर्निंग हासिल करिए और ख़ुद की स्टडी करिए और निवेश के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, तब जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा खासा यहाँ से धन एकत्र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यार ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप मेरे इस क्वालिटी कंटेंट के लिए मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर इस तरह किसी भी कंपनी में फोमो बाइंग करके फंसे नहीं। क्योंकि एफआई डीआईज के पास तो
बहुत ज़्यादा सोर्स होता है, वो कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं, लेकिन हमारे रिटेलर भाई बस नाम सुन के जो है किसी भी प्राइस पे कंपनी में कूद पड़ते हैं, और जब वो फंस जाते हैं उसमें तो बोलते हैं शेयर मार्केट बहुत ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो है आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर स्वयं एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और मेरे लर्निंग ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी मार्केट में निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, क्योंकि मार्केट काफ़ी रिस्की होता है, और अगर आप किसी भी दाम पे किसी भी शेयर को कंसीडर कर लेंगे तो लंबे समय तक जो है आप मानसिक प्रताड़ना से गुजर सकते हैं। इसलिए आप सही शेयर का चुनाव करिए और इंतज़ार करिए उसके सही प्राइस पे आने का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।